जब मैं आप ही के चैनल एबीपी न्यूज में मैं अक्सर जब बिहार की मैं खबरें सुनता हूं तो जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सुनता हूं। छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में उनको घसीटा जाता है। अपराध जिस तरीके से बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, जिस बर्बरता से स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई की गई 15 तारीख से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बिहार बचाओ मार्च हम लोग शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहीं जाना तो दूर, किसी पीड़ित परिवार से मिलना तक वो जरूरी नहीं समझ। जिससे बिहारियों को परेशानी है वो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। एकला चलो वाली आर्मी है, सिंगल मैन आर्मी है। वो इस बात को कहा है कि हम लोग की सुनवाई नहीं होती। ये प्रस्ताव पारित हो कि ये पीएम मटेरियल है, ऐसा होता है क्या? क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक तो मेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अब खूंटा यहीं गड़ेगा, यानी पटना में। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि अब जनता के लिए जरूरत पड़ी तो वो लाठी भी खाएंगे। हमारे साथ खुद है चिराग। आप लगातार कह रहे हैं कि अब बिहार से ही और बिहार में ही रहना है और यहीं से संघर्ष करना है, तो आप इस संघर्ष की शुरुआत कैसे करने वाले हैं? भाई, संघर्ष की शुरुआत तो खैर चल ही रही है, पर ये संघर्ष मेरे लिए नहीं है। ये संघर्ष बिहारियों के लिए है, बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार की खोई हुई अस्मिता के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज की तारीख में मुझे दुख होता है भाई, जब मैं आप ही के चैनल एबीपी न्यूज में मैं अक्सर जब बिहार की मैं खबरें सुनता हूँ तो जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सुनता हूँ। बालिका सुधार गृह में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में उनको घसीटा जाता है, उसको लेकर मैं खबरें सुनता हूँ। बिहार में कहीं पर गोली बालू की वजह से हुए अन्याय को लेकर मैं खबरें सुनता हूँ, या कहीं पे लूट मच जाती है उसको लेकर। तो सिर्फ जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और अपराध जिस तरीके से बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, और वहीं पर जब अपने अधिकारों के लिए लोग सड़क पर निकलते हैं, मैं जैसे छात्रों का अगर मैं जिक्र करूं, आरआरबी एनटीपीसी जो कि एक केंद्र सरकार का विषय है, छात्र उसको लेकर सड़क पर निकले। जिस बर्बरता से स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई की गई, और मुझे दुख इस बात का होता है कि किसी की बातों को सुना नहीं जाता। आज आप जाकर देखें, भले वो वार्ड सचिव हों, भले वो ममता आशा कर्मी हों, अभ्यर्थी हों, जिस तरीके से धरने पर बैठे रहते हैं और उनपे लाठियां तो चलाई जाती है, बट कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में मैं उस संघर्ष को लेकर मैं सड़क पर हूं, और मैं इस लक्ष्य के साथ हूं कि आने वाले समय में भले समय कितना लगे, 15 तारीख से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक मार्च, बिहार बचाओ मार्च हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2 बार पहले बिहार बचाओ यात्रा मौजूदा सरकार नीतीश जी के खिलाफ ही उन्होंने ये यात्रा निकाली थी, और उन्हीं की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार बचाओ मार्च हम लोग कर रहे हैं। और जिसमें हम लोग गांधी मैदान से मां महिम राज्यपाल जी के पास हम लोग जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे राजभवन जाके कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन अब लागू करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाएं आ रही हैं, और मुख्यमंत्री जी कहीं जाना तो दूर, किसी पीड़ित परिवार से मिलना तक वो जरूरी नहीं समझते। एक सवाल है कि आप राष्ट्रपति शासन की मांग जरूर कर रहे हैं, पर बिहार में एनडीए का शासन है जिसमें बीजेपी भी है और केंद्र में बीजेपी को आपका समर्थन है। आपका क्या स्टैंड होगा इस पर? भाई, मैं केंद्र की मैं बात नहीं, आज की तारीख में जब आप एक संघीय ढांचे में आप होते हैं और जब आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां पे केंद्र सरकार के विषय अलग हैं, राज्य सरकार के विषय अलग हैं, मैं जिन विषयों को लेकर मेरा संघर्ष है या जिससे बिहारियों को परेशानी है, वो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पूरी तरीके से राज्य का विषय आता है। यहाँ की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था, जब मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली जाना पड़ता है, और जिसके कारण है क्योंकि मुजफ्फरपुर में ठीक उसके बाद हमने देखा कि कैसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन में दर्जनों लोगों की आंखें निकालनी पड़ी, रोशनी ही नहीं गई, उनकी आंख निकालनी पड़ी। गिरती शिक्षा व्यवस्था, तो ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राज्य में तो बीजेपी भी है, बीजेपी भी शासन में है, तो आप किसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को या पूरे एनडीए को? भाई, जो भी बिहारी है और हर वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानता है, वो इतना जरूर जानता है कि वो एकला चलो वाली आर्मी है, सिंगल मैन आर्मी है। वो तो वो किसी का मशवरा लें, अपने नेताओं का, मंत्रियों का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी कोठरी के बस 4-5 लोग हैं जो उनके सलाहकार हैं, जिनके साथ मिलकर उनके मंत्रियों ने कितनी बार, कितने मंचों से, भाजपा के विधायकों ने कितनी बार इस बात को कहा है कि हम लोग की सुनवाई नहीं होती। एक स्पीकर अगर इस बात को कह रहा है प्रदेश का, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कितने लोगों की बात सुनते होंगे। बट बहरहाल, जिम्मेदारी की बात होती है, जवाबदेही तय करने की बात होती है। किसी सरकार के मुखिया अगर आप हैं तो जिम्मेदारी, जवाबदेही पूरी तरीके से आप ही की बनेगी। तो इसलिए मेरा सीधा सवाल सिर्फ और सिर्फ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है। पर यह सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में अनबन है
और जेडीयू के अंदर में भी अनबन चल रहा है। एक खेमा आरसीपी सिंह का है, एक खेमा नीतीश कुमार, ललन सिंह, ये सारे लोग हैं। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? भाई, इस पूरे प्रकरण में नुकसान तो बिहारियों का हो रहा है और बिहार का हो रहा है ना। आपसी खींचातानी में मैं पिछले एक लंबे समय से मैं इस बात को देख रहा हूं, गठबंधन के बीच की दरारें हों, विभिन्न जो घटक दल हैं उनके बीच में टकरार हो, भाजपा जदयू की भी खैर टकरार नहीं छुपी विभिन्न मुद्दों पर। पेगासस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच की मांग करते हैं, जातीय जनगणना पे केंद्र सरकार के खिलाफ अपने बात को रखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे इनका विषय अलग रहता है, जबकि भाजपा उस पर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। और विशेष राज्य का दर्जा आजकल एक नया झुंझुना, ये झुंझुना उनको तब नहीं याद आया जब 2019 में इन्होंने इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं की। 2020 का 2 चुनाव इन्होंने बैक टू बैक इनके साथ मिलकर लड़े, तब इन्होंने कभी विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं की। इसके पीछे की राजनीति क्या देख रहे हैं? बड़ी महत्वाकांक्षा है जो 2013 की जो इनकी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, उस वक्त भी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहते थे, तभी उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। आज पुनः, और भाई किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव पारित हो कि ये पीएम मटेरियल है, ऐसा होता है क्या? भाई, हम सब एक पार्टी चलाते हैं, हम लोग जानते हैं पार्टी में इस तरीके से प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं, उसके पीछे बहुत स्क्रूटनी होती है, विषय पे चर्चा की जाती है। तो अगर आप पीएम मटेरियल का अगर आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है ना कि अब आप बहाना ढूंढ रहे हैं अपने आप को भाजपा से अलग करने का, ताकि 2024 में आप विपक्षी दल का नेता बन के आप प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव जो 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद बिहार में भी कुछ समीकरण बनने वाला है, बिगड़ने वाला है? भाई, जैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वैसी ही चर्चा मैंने भी सुनी है, बट बिना अपना ध्यान कहीं पे डाइवर्ट किए हुए मैं अभी भी अपने विषयों पर ही लगा हुआ हूं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक तो मेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इनका सम्मान करता हूं। उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, पर इनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। आज बिहार को बेहतर शिक्षा, रोजगार, जॉब चाहिए। 19 लाख रोजगार का वादा करके आप आए थे, मैं दावे के साथ कहता हूं 19 लोगों को रोजगार ये नहीं दे पाए पिछले 1.5 साल में। तो मेरे मुद्दे अलग हैं, 10 मार्च के बाद क्या होगा नहीं होगा, इस सरकार में ये रहें कोई और रहें, पर जब तक अगर युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही, महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा नहीं हो रहा, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नीति आयोग बार बार कहता है कि भैया बिहार फिस हड्डी है। शर्म आती है हम लोग को भाई, एक बिहारी होने के नाते। और पिछले 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप बोलते हैं कि जाओ जाके पूछो 15 साल पहले का बिहार कैसा था अपने बाप दादा से। भाई, मुझे नहीं पूछना। आज की तारीख में जो 25, 30, 35 साल का लड़का, उसको नहीं फर्क पड़ता 15 साल पहले का बिहार कैसा है। पिछले 15 साल से आप मुख्यमंत्री, आप बताइए कि आपने 15 साल में हमारे लिए क्या किया। लालू यादव अभी फिलहाल वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो परिवारवाद है उस पर आया था बयान पीएम का कि नीतीश कुमार जो है उनमें से हैं जिनमें परिवारवाद नहीं है, वो रियल समाजवादी नेता कहलाते हैं। तो लालू यादव ने कह डाला कि उनका बेटा तो होने राजनीति लायक ही नहीं है। आपको लगता है कि इस तरह के बयान जो है वो सही है? नहीं, मैं देखिए, जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है उनके बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल ठीक ही कहा, हकीकत है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर समाजवाद की परिभाषाओं में से एक परिभाषा ये भी है कि परिवारवाद का ना होना समाजवाद की परिभाषा है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हकीकत है कि नीतीश जी के परिवार का कोई सदस्य सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, तो ये तो सही बात है। ये कहा जा रहा है कि बिहार के 2 लड़के चिराग और तेजस्वी, ये दोनों क्या एक साथ आ सकते हैं? क्योंकि कई बार जो है वो लालू जी बाहें फैला रहे हैं, तेजस्वी हाथ बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या उन बाहों में समाएंगे या फिर हाथ पकड़ेंगे? देखिए, राजनीति में मैं कोई भी जवाब दूं उससे पहले तो ये कह दूं कि नेवर से नेवर कहा जाता है राजनीति में लेकर, बट फिलहाल जैसा मैंने कहा कि मैं सबसे पहले तो मैं आदरणीय लालू जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, उनके मित्र रहे, सहयोगी की तरह दोनों ने काम किया। तेजस्वी को मैंने हमेशा कहा है कि मेरे छोटे भाई हैं, उनको भी मेरी हमेशा शुभकामनाएं। बट आज की तारीख में मेरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है अकेले अपने इश्यूज को लेकर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को लेकर, जो मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे देकर गए थे, उसको लेकर जनता के बीच जाना, अपने जनाधार को, अपनी पार्टी के संगठन को और मजबूत करना और जनता के विषयों को, उनकी समस्याओं को निरंतरता में सरकार तक पहुंचाना, ये मेरा भी लक्ष्य है। संघर्ष एकमात्र रास्ता है और यही वजह है कि जो मैंने शुरुआत की थी बात से कि खूंटा यहीं गड़ेगा, तो चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में सरकार की नाक में दम करके रहेंगे। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।